Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss a very important topic of international relations, that is India's neighborhood policy. Let's get started. Today we are going to discuss first what was India's neighborhood policy between 1998 and 2013. Basically 1998 was that particular year जिसमें हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था and we became the nuclear weapon state. That particular test was Pokhran 2, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी बोलते हैं. Second, what was India's neighborhood policy between 2013 and प्रेजेंट. बेसिकली जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट हमें पावर में आती हुई दिखती है उसके बाद से हमें फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला. उस मेजर शिफ्ट को हमें डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. थर्ड, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. फ्रॉम 2014 हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसमें हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहा? अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, और उसी पॉलिसी को हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसे हम देखेंगे इस वीडियो में. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट, 1998 और 2013 के बीच में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो किस तरीके से डिसाइड की जा सकती है, किस तरीके से हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, वो कुछ इवेंट्स के थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं. तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इस टाइमलाइन के अंदर उनके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं. इंडिया ने 2008 में एक यूएस के साथ इंडो न्यूक्लियर डील साइन की. एक ग्रुपिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि इंडिया की अपोजिशन में ही बनी थी इन 1974 जब हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुथ था. इसके अंदर आज की डेट में 48 मेंबर्स हैं, और इस ग्रुपिंग का पार्ट बने बिना आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर ट्रेड नहीं कर सकते, बी इट सिविल और मिलिट्री. लेकिन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में हमें एक एक्सेप्शन की तरह लिया गया और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिसे हम 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं. सेकेंड, जब चाइना के साथ काम करने की बात आती है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने कुछ मेजर पॉइंट्स ऐसे चुने जो कॉमन इश्यूज हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन ऐसे ही लाइक माइंडेड इश्यूज के साथ हम मिलके चाइना के साथ हमने इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन किए, अपने बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव किया, और काफी हद तक हमारे रिलेशंस इंप्रूव होते हुए दिखते हैं हमें इस पीरियड के अंदर. थर्ड, रशिया, चाइना, ब्राजील के साथ मिलके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे हम ब्रिक बोल रहे हैं, एंड इवेंचुअली इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया और इसे ब्रिक्स बोला जाने लगा. 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कुछ इंस्टीट्यूशंस राइज करते हुए दिखे मुझे, जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक. एंड आज की डेट में भी इन्हें डोमिनेट कौन कर रहा है? इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं, सच एज यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. लेकिन 1945 से लेकर अब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं हो पा रहा. तो इस वेस्टर्न डोमिनेशन को खत्म करने के लिए ये सारी कंट्रीज एक साथ आई और इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई जिसे हम ब्रिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2008 और 2010 के अंदर मुझे इसमें साउथ अफ्रीका ऐड होता हुआ दिखता है. इन इट्स साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी ब्रिक्स की, दैट वाज इन 2010. नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो 2013 से लेकर अब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से चेंज हुई है, हमने क्या क्या चीजें नई अडॉप्ट करी है, किन किन पुरानी चीजों को हमने साइडलाइन कर दिया है, उस पर ध्यान देते हैं. 2014 में नई गवर्नमेंट आती है, एनडीए गवर्नमेंट, और आने के बाद उन्होंने जो फर्स्ट पॉलिसी जिस पे ध्यान दिया दैट वाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसका मेजर फोकस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया. जैसा आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक मेजर पॉइंट जो होता है वो होता है इकोनॉमिक रिलेशंस. जब मैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया के बारे में सोचता हूं तो क्या पता चलता है मुझे? जितनी भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, बीट पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब को अगर सिंगल ग्रुपिंग की तरह देखा जाए और इसके अंदर मुझे सीमलेस और स्मूथ ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिले तो ये जो रीजन है इसका काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और वही हमारा फोकस है फ्रॉम थ्रू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. जो बेसिक आइडिया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, उसमें आपको यह फोकस देखने को मिलेगा कि अब तक हम किस पे फोकस कर रहे थे? हम केवल रिएक्ट कर रहे थे ऑन टू द इवेंट जो हमारे नेबर में हो रहे हैं. लेकिन अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर हम उन इवेंट्स को शेप करने की बात करेंगे. वी वुड बी ट्राइंग टू शेप द इवेंट्स इन आवर नेबरहुड. मतलब जो अब तक हम डिफेंसिव पर्सपेक्टिव में बैठे हुए थे, अब हम ऑफेंसिव पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करेंगे और अब एक मेजर स्टेक होल्डर और एक एक्टिव स्टेक होल्डर की तरह प्ले करना शुरू करेंगे इन आवर नेबरहुड. अब नेबरहुड पॉलिसी को अचीव करने के लिए अब तक कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारा स्पेशल फोकस है हमारी नेबरिंग कंट्रीज पे. फर्स्ट,
सार्क और बिम्स्टेक। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेसिकली ये बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी एक ग्रुपिंग है। इनके लीडर्स को इनवाइट किया गया था पीएम की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, बोथ इन 2014 एंड बोथ इन 2019 एज वेल। तो इससे क्या जस्टिफिकेशन मिलता है मुझे? इससे हमें यह पता चलता है कि वी आर गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू आवर नेबर्स। तो शायद वो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट ना हो, शायद वो इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन रीजनल ग्रोथ जब तक नहीं होगी तब तक इंडिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी बिम्स्टेक और सार्क नेशंस के लीडर्स हैं उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया था। इंडिया ने अपनी ट्रीटीज जो नेपाल और भूटान के साथ हैं, बेसिकली हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हमें देखने को मिलती है विद भूटान इन 1945 एंड विद नेपाल इन 1950, उसको रिन्यू किया गया। उनके कुछ एप्रीहेंशंस थे, उनको किसी किसी चीज से डिसकंटेंट था, तो उन इश्यूज को हमने रिजॉल्व किया और इन ट्रीटीज को हमने रिजॉल्व किया, जिससे हम जो बिग ब्रदर सिंड्रोम जो माना जाता है कि हम डोमिनेट ना कर लें हमारे स्मॉलर नेशंस को, उस चीज से हम थोड़ा दूर हटे। थर्ड, इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है बांग्लादेश के साथ, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम मिलिट्रीली भी एसोसिएट कर रहे हैं विद आवर नेबरिंग कंट्रीज, विद आवर नेबरिंग नेशंस सच एज बांग्लादेश। फोर्थ, इंडिया ने कमिट किया है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन आवर नेबरिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड नेपाल, हम नेपाल और भूटान के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हाइड्रो डिप्लोमेसी को एक मेजर इंपॉर्टेंस देते हैं। हाइड्रो डिप्लोमेसी मतलब कि हम वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है श्रीलंका और अफगानिस्तान में, जो कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। जैसे श्रीलंका में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर चाहे आप उनकी पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सलमा डैम की बात करें जिसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, चाहे आप जरंज दिलाराम हाईवे की बात करें, इस सब इन्वेस्टमेंट्स में आपको इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। फिफ्थ, इंडिया अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बेसिकली जितनी भी आसपास की कंट्रीज हैं दे आर नॉट मिलिटरीली गुड इनफ, तो इसका मतलब क्या है? दे विल ऑलवेज बी इनसिक्योर। तो हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल की तरह उभर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम इस पूरे रीजन को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएं। उसके लिए हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उसे हम बोलते हैं सागर इनिशिएटिव। सागर इज नथिंग बट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये एक मेजर स्टेप है हमारा अगर हमें एक साउथ एशियन रीजनल पावर की तरह राइज करना है। 1970s में हमने ये चीज अचीव करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे हम अचीव नहीं कर पाए, एंड वी बिलीव कि थ्रू द इनिशिएटिव्स लाइक सागर इनिशिएटिव्स हम ये चीज अचीव कर पाएंगे। सिक्स्थ, हमने अपने फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की है थ्रू दी पॉलिसीज लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड थिंक वेस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की स्टार्टिंग भी हमें 2014 में देखने को मिल रही है। बेसिकली दिस इज द सक्सेसर टू लुक ईस्ट पॉलिसी व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1993 बाय पीवी नरसिम्हा राव, जिसमें हमारा स्पेशल फोकस रहता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड एशियन नेशंस पे, ईस्ट एशियन नेशंस पे। थिंक वेस्ट पॉलिसी टॉक्स अबाउट आवर रिलेशन विद दी वेस्ट एशिया। लुक वेस्ट पॉलिसी स्टार्ट की गई थी 2005 में, उसी का सक्सेसर है थिंक वेस्ट पॉलिसी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा मेजर फोकस रहता है हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज पे, और अगर इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कहा जाए तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन डिटेल्ड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।